तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किंगडम के ज्यादातर बच्चे एक मैजिक की वजह से पहाड़ की तरफ चले पड़े थे और बाकी गुंडे लोग उनका मैजिक छीन रहा था। तब आस्था घोष और सिस्टर पहुंच जाती है और इधर सिक के ब्लैक बुल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उनका तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला। समझो भाई, इमरजेंसी अलर्ट पे ब्लैक बुल का बिल्कुल भाव नहीं देता। तो सिक सोचता है उनके हार्ड पे जाके देखता हूँ। उसके दिमाग में है कि ये लोग मिस पिट का ही ग्रुप है, तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ था और अंदर जाने लगता है। अंदर घुसता है, देखता है कि कोई नहीं है, तो सोचता है अरे भाई ये सब गायब ही है, मैं क्या करूं? ऐसा नहीं है कि मैं डर गया हूँ। फिर सोचता है ब्लू रोज के पास बैकअप लेना चाहिए था, पर जैसे पीछे मुड़ता है गॉर्डन उसको बाहर खड़ा मिलता है। सिक्के तो उसे देखकर सीधा शॉक में आ जाता है और चीखने लगता है अरे अरे दूर रहे मेरे से। पर बेचारा गॉर्डन तो दोस्ती करने आगे बढ़ता है, पर सिक्के सोचता है यार ये तो मुझे अब मार ही डालेगा। तभी पीछे से ग्रे भी आता है और सिक्के का डर लेवल अप हो जाता है। इतनी आवाज सुन के यामी उड़ जाता है और चिल्ला के कहता है भाई तुझे टाइम का कुछ पता है क्या? मेरी नींद का वाट लगा दिया। सिक्के बेचारा माफी मांगता है, बोलते इमरजेंसी बैकअप कर लिए आया हो। और यामिस तो सीधा उसका सर पकड़ के उठाता है जैसे उसको लगा सिक्के किसी पब से पैसे लेने आया है। सिक्के ब्लैक बुल्स के मेंबर को देख के सोचता है यार मैं इधर आया ही क्यों, मुझे सीधा ब्लू रोज के पास जाना चाहिए था। भाई दूसरी तरफ बड़ा जख्मी होता है और नेज को बोलता है कुछ कर भाई। नेज अपने आइस मैजिक से पपेट्स बना के घोष पे हमला करता है, पर घोष अपने मिरर मैजिक का रिफ्लेक्शन से उन सबको उड़ा के आगे बढ़ता है जैसे उसके सामने कोई बच्चा खेल रहा हो। नेज को ये सब देख के टेंशन हो जाता है और वो अपने अटैक से घोष को पकड़ लेता है और वहीं पे कह देता है अरे घोष टेंशन ना ले, तेरे लिए मैं हूँ। पर घोष चिल्लाता है हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ये मेरा शो है, सही वक्त पर एंट्री मारने का टैलेंट है मेरा। इसके पीछे से सिस्टर टेरेसा बोलती है ये भक्ति का वक्त नहीं है, ये बचकानी हरकतें बंद कर। घोष को लगा सब कुछ कंट्रोल में है, तो सीधा अपने डबल मैजिक यूज करके एक क्लोन बना लेता है और पीछे से नेज पे हमला कर देता है। आज तक घोष की पावर को देख के इम्प्रेस हो जाता है और टेरेसा को लगता है कि नेज के पास भी कभी शक्ति है, पर घोष उसको मारने में महारत रखता है। बस उसकी पर्सनैलिटी से ये सब भी कोई समझ ही नहीं सकता। बड़ा तभी एक और ट्रिक ट्राई करने की कोशिश करता है, पर रास्ता सीधा उसका कॉलर को पकड़कर गुस्से से बोलता है बच्चों के साथ ऐसे हरकतें किया तूने, क्या सोच के? सोचा था कि कोई अगर तेरे साथ ऐसे करे तो क्या होगा? बड़ा काफी एटीट्यूड में कहता है अरे मुझे क्या, ये उनका प्रॉब्लम है मेरा नहीं। ये सुनकर आस्था का गुस्सा एकदम आसमान पर पहुंच जाता है, पर अपना हाथों को दीवार पर मार के थोड़ा शांत होता है और बोलता है अब तेरी वजह से जो प्रॉब्लम बच्चों ने दी की है वो वापस ठीक कर। सिस्टर टेरेसा बोलती है इसको मारना टाइम वेस्ट है, बच्चे ज्यादा जरूरी है। आस्था अपने एंटी मैजिक शॉट से बच्चों पे से मैजिक हटा देता है। आस्था उनके जादू तोड़ के बच्चों को वापस नॉर्मल कर देता है। फिर बड़ा मैजिक से एक पपेट बना के मिडनाइट सन को सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। तभी घोष सीधा सिस्टर से बोलता है अरे मेरी मैरी को चोट ठीक कर, और वो बेचारा बच्चे जो वहाँ बीच में बैठा है उसको हटाओ, मैरी को VIP स्पॉट पे बैठने दो। मैरी कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं भी बैठ सकती हूँ। सिस्टर भी कहती है वो कहीं भी बैठे, लेकिन ये हीलिंग का काम ही तो एक ही होगा, ऐसे थोड़ी ना है कि वो बाहर बैठेगी तो ठीक नहीं होगी। घोष बोलता है यस तुम मेरी एंजल हो, मैरी तुम कितने दयालु हो। फिर आस्था मैरी से पूछता है तुम फ्राइड पोटैटो खाओगे, पर घोष माना कर देता है नहीं वो ऐसा बेकार सा खाना नहीं खाएगी। आस्था फिर कहता है अरे अरे ये तो मेरे होम टाउन का स्पेशल फूड है। सिस्टर टेरेसा हंस कर बोलता है तुम हज विलेज में बड़े हुए हो ना? आस्था हैरान होकर पूछता है पर तुम्हें ये कैसे पता? सिस्टर टेरेसा बताती है सिस्टर लिली एक बार मेरे चर्च में आई थी ट्रेनिंग करने के लिए और हज विलेज की सभी बच्चों के बारे में भी बताई थी। आस्था एक्साइटेड होकर पूछता है अरे तो उन्होंने मेरे बारे में क्या बताया? सिस्टर टेरेसा मुस्कुराते हुए कहती है ये कि तुम कभी नॉटी हो और जब देखो चीखते रहते हो। ये सुनकर आस्था थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, पर सिस्टर लिली ने उसके बारे में कई अच्छी चीजें भी बताई थी। वो बताती है कि हज विलेज में एक लड़का है जो मुझसे भी ज्यादा मेहनत करता है, वो मैजिक यूज नहीं कर सकता पर कभी हार नहीं मानता और कहता है कि वो विज़र्ड किंग बनेगा। टेरेसा पहले मजाक में कहती है नो वे, वो तो एक मैजिक नेट भी नहीं बना पाएगा अगर उसमें मैजिक ही नहीं है। पर जब भी उस लड़के का कोई रोकने की कोशिश करता है वो सिर्फ कहता है नॉट येट, मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। सिस्टर टेरेसा आस्था को देखती है और कहती है सिस्टर लिली ने तुम्हारी इस नेवर गिव अप एटीट्यूड के बारे में बताया था और अब तुम्हारा हार्ड वर्क अपने आंखों से देख रही है। फिर आस्था जोश में कहता है नॉट येट, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे विज़र्ड किंग बनना है ना? सिस्टर टेरेसा बोलती है वो तो कभी होने वाला नहीं है। ये सुनकर आस्था सोचता है सिस्टर लिली मैं तुम्हारे ऊपर से कभी गिव अप नहीं करूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। वही दूसरी तरफ घोष गुस्से में नेज को मारने लगता है क्योंकि उसने मैरी को चोट पहुंचाई थी। मैरी इसको रोकने की कोशिश करती है अब तो मेरी चोट ठीक हो गई है, प्लीज रुको। सिस्टर टेरेसा भी उसको समझाती है हमें बच्चों का मैजिक वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए, इसको मारने से कुछ नहीं होगा। पर घोष किसी की बात नहीं मानता। सिस्टर टेरेसा उन लोगों से पूछती है तुम लोगों ने बच्चों के साथ ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हारा मकसद क्या है? ये बच्चे हमारे देश का फ्यूचर है। नेज बोलता है मैं तो सिर्फ दोस्ती बनाना चाहता हूँ, शायद बड़ा ने मुझे गलत राह पे डाल दिया होगा। बड़ा को ट्रैप में फंसाने के लिए सैली पैसे के लालच देती है और वहाँ पहुंच जाती है। ये हमें बाद में पता चलता है कि सिक के बैकअप के लिए आया था। गिरियार गर्डर का भी ऑडिट है और उनका क्या सोच रहे होते हैं ये
ये किसी को नहीं पता। इस कॉन्फेशन में यामी सिक्के को किसी और ही समझ लेता है। नियॉन विलेज में सब अपने बच्चे के लिए परेशान होता है और चार्ल्स की दूसरी सिस्टर लोगों के शांति रखने की कोशिश करती है। रेबिका के सिबलिंग्स भी परेशान होते हैं, पर वो उन्हें तसल्ली देते हैं कि वो जल्दी घर आ जाएंगे। नोले कहते हैं तुम्हें शायद लग रहे हो पर अस्ता और गोश दोनों ही बहुत पावरफुल है। तब सैली अस्ता बोलती है, अरे अस्ता हम फिर से मिल रही है, जैसे मुझे पहले ही पता था कि हमारी बिल्ला तो लिखा ही था। सिस्टर टेरेसा बच्चे को एक साइड पे बैठने के लिए कहती है और गोश सीधा सैली पर अटैक कर देता है। मेरी मैरी को तुमने मुश्किल में डाला, उसका बदला लूंगा। पर गोश के मैजिक का सैली पर कोई असर ही नहीं होता। उसका जेल मैजिक गोश की अटैक को रिप्लिकेट कर देता है किसी और डायरेक्शन में। सिस्टर टेरेसा बोलती है यह किसी तरह का जादू है। अस्ता बताता है संभल के रहना, मैंने देखा था कि इसने सिल्वर ईगल कैप्टन नोजल का हमला भी रोक दिया था। सैली बोलती है तुम मेरे रियूनियन खराब कर रही हो आस्था के साथ, जबकि मैं यहाँ हूँ तो क्यों ना मैं तुम सबको खत्म कर दूं। वो उनके और पास बढ़ती है पर आस्था उस पर अटैक करता है। वो बोलते है तुम अपनी एंटी मैजिक शॉट से मुझे कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम मुझे हिट ही नहीं कर पाओ। गोश बोलता है इसका क्या ख्याल है गमरा। वो अपने मिरर मैजिक रेप्लिकेट रिफ्रेंस से अटैक करता है पर वो भी रिप्लिकेट हो जाता है। सैली बोलती है तुम्हारा मैजिक ठीक ठाक है पर ऐसे अटैक मेरे सलामेंडर से रिप्लिकेट हो जाएंगे। अगर तुम कुछ ताकतवर हमला मेरे पे करो तो शायद तुम मुझे कुछ कर सकते हो। फिर वो गोश को दीवार पर चिपक देती है अपने जेल से और आस्था को भी जेल से पकड़ लेती है और कहती है अरे आस्था तुम आम इंसान की तरह दिखते हो पर तुम स्पेशल हो, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। वो उसके गले पर स्केच करके दिखती है और बोलती है तुम्हारा खून तो नॉर्मल है। फिर वो आस्था का नाखून उखाड़ती है सैंपल के तौर पे। सिस्टर टेरेसा अपने फ्लेम मैजिक से सैली का सैलेमेंडर के पिघला देती है और उस पर अटैक भी करती है जिससे सैली बच जाती है। वो कहती है मैं तुमको आस्था को लेने नहीं दूंगी। आस्था सरप्राइज होता है सिस्टर टेरेसा को देखकर और बोलता है तुम तो सुपर स्ट्रॉन्ग हो। सिस्टर टेरेसा कहती है मैं फॉर्मर मैजिक नाइट हूँ क्रिम्सन सिलिका की और एक मैजिक नाइट हमेशा मैजिक नाइट ही रहता है। आस्था बोलता है क्रिम्सन सिलिका में से तो क्या फ्यूगलैंड को जानती हो। सिस्टर टेरेसा बोलती है ऑफ कोर्स, जब मैं पैलेस में सर्व करती थी मैं फ्यूगलैंड की ट्यूटर थी। पहले वो इतना अच्छा नहीं था पर बाद में वो काफी स्ट्रॉन्ग बन गया। मैं ही फ्यूगलैंड के शांत रहना सिखाया। आस्था कहता है आई डोंट नो अगर आपको उनके बारे में पता है कि जो उनके साथ हुआ। टेरेसा बोलती है आई नो, इसलिए हमें इन्हें जरूर कैप्चर करना होगा। गोश बोलता है ओए बुढ़िया मुझे यहाँ से निकल। सिस्टर कहती है तुम बाहर से क्या कर रही हो इडियट। सैली बोलती है ओ तो एक के सामने तीन, इट्स नॉट फेयर। तब एक और बंदा बोलता है सैली मुझे इनके चुंगल से छुड़ा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और काम होने के बाद तुम मुझे जो पैसे बनता है वो दे देना। वो अपने मन में सोचता है जैसे पैसे मिलेगा मैं यहाँ से 9-11 हो जाऊंगा। एक और बंदा कहता है सैली तुम कुछ तो कर सकती हो ना, मुझे छुड़ाओ यार। सैली बोलती है हाँ एक तरीका है पर क्या तुम श्योर हो, देख लेना बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। आस्था बोलता है अरे तुम दोनों क्या बड़बड़ कर रही हो। अब वो बंदा डर जाता है आस्था से और सैली से कहता है हाँ जो करना है करो, मुझे जल्दी से जल्दी छुड़ाओ यार। सैली उनके अंदर एक इंजेक्शन ठोक देती है और वो एक शैतान में बदल जाता है। वो कहती है ओप्स मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तुम छूट भी गए और तुम्हारा मैजिक भी रिचार्ज हो गया पर तुम इंसान से शैतान बन गए। वो शैतान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हमला करने लगता है। सिस्टर टेरेसा आस्था और गोश को कहती है बच्चे को प्रोटेक्ट करो पर गोश तो मैरी को लेकर बाहर से निकल जाता है। मैरी कहती है ब्रो हम नहीं जा सकते, अभी भी बाहर कई सारे बच्चे जो खतरे में है। गोश बोलता है हाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम उस शैतान को जितना दूर हो सके उतना ही ले जाओ, उतना सही है। एक सेफ जगह पर पहुंच जाओ। आस्था हैरान होता है कि इस टाइम पर गोश ऐसा कर रहा है जबकि बाकी के बच्चे खतरे में है। वो मॉन्स्टर आस्था पर हमला करता है पर आस्था बच जाता है। सैली आस्था से कहती है इस बार तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो ये जो खिचड़ से बना शैतान है वो कभी बड़ा और ताकतवर है, तुम लोग उसका हरा पाओगे या नहीं ये तो मुझे नहीं लगता। इसलिए सिस्टर टेरेसा को सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी की चिंता है। अपने फ्लेम मैजिक से एक टाइगर बनाती है ताकि बच्चे उसके ऊपर बैठ के बड़ी मुश्किल से सेफ निकल सके। बाकी बच्चों को वो धीरे धीरे बाहर से निकालने देगी पर ये पूरा प्रोसेस में कम से कम आधा घंटा लगेगा और तब तक दुश्मनों को संभालना पड़ेगा और बच्चों को कुछ भी नहीं होने देना। ये कीचड़ से बना शैतान आगे बढ़ता है और अपने भाई पर वार करता है पर आस्था उसको बचा लेता है। निज बोलता है तूने मुझे क्यों बचाया तो आस्था जवाब देता है तेरे गलती की सजा अभी भुगती नहीं तूने और मैं तुझे तब तक मारने नहीं दूंगा जब तक तू अपने पाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। आस्था उसको और भी सुनाता है अपने भाई को मारने चले हो, सच में मूर्ख हो तुम। आस्था शैतान पर अटैक करता है और सोचता है मेरी तलवार तो काम कर रही है अब तो बचेगा नहीं। लेकिन तभी सैली बोल पड़ती है तेरी एंटी मैजिक शॉट भी इसको इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगी। मैंने इसके अंदर डार्क मैजिक आइटम डाला है जो बारा की लाइफ फोर्स को निकल चुका है जिससे इसके अंदर का भी पावरफुल मैजिक एक्सप्लोड हो रहा है। आस्था बार बार अपनी एंटी मैजिक शॉट से उस शैतान को काटता है और वो हर बार खुद को रीजनरेट कर लेता है। तभी एक मौका देखते ही सैली आस्था पर हमला करती है लेकिन सिस्टर टेरेसा उसको बचा करती है। सैली कहती है मेरे रास्ते से हट जा, मेरे पास तुम जैसे बुढ़िया से निपटने का टाइम नहीं है जिसके मैजिक खत्म होने का ही कगार पर है। टेरेसा चिल्लाती है जुबान संभल बच्चे, मेरे एज के हिसाब से मेरे मैजिक कम है पर अपने एबिलिटीज का नेचुरल तरीका से बढ़ाया जा सकता है। फिर वो शैतान पर वार करते हुए कहती है मैं तेरे आगे नहीं हारने वाली। सिस्टर टेरेसा अपने मन में सोचती है अगर ऐसे ही
चलता रहा तो बच्चों को निकलने में और फाइट करने में एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। डैम यू गोश, ऐसे वक्त पे तुम भाग रही हो। तभी गोश से बोलती है तुमने वापस जाके बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। पर गोश बोलता है नहीं, जब तक तुम सेफ हो मुझे और किसी की परवाह नहीं। उस लड़की पर मेरे अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा और वो कीचड़ का शैतान भी आ गया है। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। फ्लैशबैक में दिखा जाता है कि कुछ लोग गोश की फैमिली से जलन और नफरत करते थे क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से था। एक दिन उन्होंने गोश की माँ बाप को मार दिया और पेपर से जबरदस्ती साइन करवा दिया कि उनकी सारी जायदाद अब उनके नाम है। उसके बाद गोश और मैरी उन दोनों को घर से निकाल दिया गया। गोश ने कसम खाई कि वो मैरी को कुछ नहीं होने देंगे। वो खुद भूखा रहता पर मैरी के लिए चोरी करके खाना लाता। वो रॉयल फैमिली के बच्चे से पैसे छीन लेता, ये बोल के कि सही लोगों का काम ही गरीबों की मदद करना। फिर एक दिन ऑफिशियल अथॉरिटी ने गोश को पकड़ के जेल में डाल दिया। फ्लैशबैक खत्म होता है और मैरी गोश को एक थप्पड़ मारती है और बोलते हैं इतनी वीक मत बन। हाँ, कुछ लोगों ने हमारे साथ बुरा किया था पर सिस्टर, आस्था और चर्च के सब लोग मेरे फ्रेंड्स है। मैं अब अकेली नहीं हूँ क्योंकि वो सब मेरे साथ है। सबके जीवन एक दूसरे से जुड़ा होता है। तुम्हें भी तो मैजिक नाइट में शामिल होना पड़ा था ताकि तुम्हें अकेलेपन ना लगे। तो अपने ड्यूटी करो और वो बड़े भाई बनो जिस पर मुझे प्राउड फील हो। गोश मैरी को लेके बस से निकल जाता है। उधर मार्को के साथ कुछ बच्चे है। गोश से पूछता है अरे बच्चे, ये मैजिक नाइट का रोप तुझे कहाँ से मिला? तो मार्को जवाब देता है ये तो मुझे आस्था ने दिया ताकि मैं डरे ना और अकेलापन महसूस ना करूं जब तक वो बाकी के बच्चों को बचा रहा होगा। मेरी गोशो कहती है मैं मार्को के साथ यहाँ रहूं और तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जाके उनकी मदद करो। मार्को भी उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं मैरी को कुछ नहीं होने दूंगा। गोश मार्को से कहता है अगर मैरी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त बाकी के बच्चे भी वहाँ पहुंचते हैं और बताते हैं कि आस्था सिस्टर टेरेसा दुश्मनों से लड़ रही है और उनके मैजिक से हम लोग यहाँ से सेफ निकल पाए हैं। मैरी कहती है चिंता मत करो, मेरा भाई भी उनकी मदद करेगा। मेरा भाई और आस्था एक ही मैजिक नाइट स्क्वाड में है। गोश आस्था और सिस्टर टेरेसा के पास वापस जाने लगता है। ये सोचती है आस्था में ऐसा क्या खास है जो यामी और बाकी के मेंबर्स उस पर इतना विश्वास करते हैं। पर अब तक तो वो शायद लड़ाई हार गए होंगे और जान बचाने के लिए भाग रहे होंगे। इस दुनिया में तो बस अपना बचाव ही होता है। जब वो वहाँ पहुंचते तो देखते कि आस्था सिस्टर टेरेसा अभी भी लड़ रही है। आस्था स्ट्रगल कर रहा है और कहता है नॉट येट, आई एम नॉट डन येट। सली कहती है तुम क्यों उनको बचाने नहीं छोड़ देते, अपने आप को मेरे हवाले कर देते। आस्था कहते है कभी नहीं, मैं एक मैजिक नाइट हूँ, तुम्हें मुझे पहले मारना होगा। गोश ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है ये सच में पागल है क्या? तभी आस्था उस कीचड़ के शैतान पर अटैक करता है लेकिन शैतान भी उस पर राइट साइड से वार करने लगता है। गोश तुरंत आस्था को बचाने के लिए एक लात मार के उसको शैतान के हमले से बचा लेता है। गोश से कहता है ये कहना बंद करो कि तुम नहीं मरोगे जब तुम लगभग मर चुके हो। आस्था पूछता है तुम भागे क्यों? गोश जवाब देता है मैं भागा नहीं था, मैं मैरी की सेफ्टी चाह रहा था। फिर गोश अकेले सैली से लड़ना शुरू करता है और सोचता है मैं मैरी के लिए लड़ूंगा ताकि उसको मुझ पर गर्व हो। अपने मिरर मैजिक का यूज करके वो शैतान को जागो से काटने की कोशिश करता है पर वो हर बार रीजनरेट हो जाता है। सेली का सैलामेंडर गोश के अटैक को रिप्लिकेट कर देता है और गोश को लगता है कि उसका मैजिक अटैक उस पर कोई असर ही नहीं कर रहा। गोश सोचता है कि मुझे अपने थंब कार्ड यूज करना पड़ेगा पर कितना भी स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज कर लो शायद इसका कुछ असर ही नहीं होगा। तभी शैतान गोश को जमीन पर पटक देता है और उस पर बार करने ही वाला होता है। तभी कि आस्था वापस आकर उसको बचा लेता है और कहता है तुम पागल हो क्या जो अकेला लड़ रही हो? हम दोनों एक टीम है तो मिलकर लड़ेंगे, तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसको कहते ही फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी। गोश कहता है मैं इसको स्लॉपी स्ट्रेटेजी कहता हूँ, तुम सच में एक लापरवाह इडियट हो। ऐसे लापरवाह को मैं जानता हूँ और वो है यामी। गोश एक फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो एक भागा हुआ कैदी था और यामी ने उसको पकड़ लिया था। यामी इसको कहता है एक दिन ऐसा आएगा जब तू किसी की मदद करेगी। फ्लैशबैक से बाहर आते गोश सोचता है कैप्टन यामी आज वो दिन आ गया है। इस वक्त आस्था उस शैतान को संभाल रही है और सिस्टर टेरेसा बाकी की बच्चों को बाहर से सेफ निकल रही है। सिर्फ कुछ ही बच्चे बचे हैं जिन्हें निकलना है। गोश जो अपने सिस्टर की अलावा किसी और की परवाह नहीं करता था अब मैरी की खुशी के लिए वो सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है अगर तुम सब मर गए तो मैरी बहुत सैड होगी और गुस्सा भी होगी। इसी तरह गोश और आस्था मिलकर लड़ते और दुश्मनों का सामना करते ताकि सबको सेफ निकल सके। सिस्टर बोलती है क्या ये वही गोश है जिसे मैं जानती थी? ये कब से इतना कोऑपरेटिव बन गया? आस्था बोलता है तुम एक टीम मेंबर ही तो हो, ऐसे क्यों दिखाना है कि तुम हमें बचाने का कोई बड़ा फेवर कर रही हो? गोश बोलता है तुम्हें अपने सीनियर से बात करना सीखना चाहिए। तब आस्था की दूसरी शॉट चमकने लगती है बिल्कुल वैसे ही जैसे डेंजर में चमक रही थी जब उसने नोले की पावर समन की थी। आज आस्था गोश की पावर समन करता है और डीमन पर अटैक करता है, उसका एक हाथ काट देता है। सैली आस्था से पूछती है तुमने अपने एंटी मैजिक शॉट से वो स्लैशिंग अटैक कैसे किया? गोश डीमन पर अटैक करते हुए सोचता है कि अगर हमें इस डीमन को हराना है तो हमें इस पर एक बार में ही कई बार अटैक करना होगा, वो भी टॉप स्पीड में ताकि वो रीजनरेट ना कर पाए। आस्था के अटैक सबसे इफेक्टिव है पर वो इतनी स्पीड में बार बार अटैक नहीं कर पाएगा। गोश सोचता है क्या होगा अगर मैं अपने मैजिक किसी और पर यूज करूं, लेकिन गोश कभी किसी और पर भरोसा नहीं करता इसलिए वो हमेशा अकेला फाइट करता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने मैजिक किसी और को सपोर्ट देने के लिए यूज करेगा। अपनी पुरानी फेलियर्स और आस्था की अनविलिंग्स के वजह से गोश एक न्यू मैजिक क्रिएट करता है जो फंडामेंटली सिमिलर है उसके पुराने मैजिक से, बट एक अलग स्पेल है जिसके ग्रामर के नए पेज पर लिखा जाता है। गोश ये अटैक यूज करने का सोच रहा होता है पर उसके पास इतना मैजिक नहीं होती इसलिए वो सिस्टर टेरेसा से बोलती है कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए। सिस्टर टेरेसा एनिमीज पर अटैक करती है
और बोलते हैं तुम जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। सैली बोलती है इस तरह से अटैक से कुछ नहीं होने वाला। और वो आस्था से बोलती है तुम बस स्लैशिंग अटैक फिर से कर सकते हो। आस्था बोलता है मैं जरूर करता अगर कर पाता। सैली इस पे डिसअपॉइंट हो जाती है और डीमन के साथ उस पे अटैक करने लगती है। पर घोष आस्था से बोलता है मेरे आंखों में देखो। वो अपने लाइफ टाइम मैजिक का इकट्ठा करके आस्था पर यूज करता है, जिससे आस्था के कई क्लोन्स बन जाता है। बहुत सारे आस्था के क्लोन्स मिलकर उस कीचड़ वाले डीमन और सैली पर फुल स्पीड में वार करता है, जब तक उसकी पूरी तरह से थप्पड़ नहीं देता। वो कीचड़ वाला डीमन दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाता और सैली का सलामेंडर भी हार जाता है। नेज रोते हुए बारो के कपड़े के पास जाता है क्योंकि बारो तो मर गया और सिर्फ उसके कपड़े बचे होते हैं। वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो रो रहा होता है और बारो उसे बोलता है तुम कब तक रोते रहोगे। बारो नेज को कुछ करने के लिए पुतला बना के देता है और उस दिन से वो बारो का ऑर्डर मानने लगता है, चाहे कुछ भी हो। उसके एहसास होता है कि उसने गलत किया और वो अपनी और अपने भाई की तरफ से ईमानदारी से सजा काटेगा। वो ये भी बोलता है कि वो सैली को कभी माफ नहीं करेगा जो उसने बारो के साथ किया था और उसको एक मॉन्स्टर में बदल दिया। आस्था बोलता है जब तुम अपनी सजा पूरी कर लोगे तो हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। तुम इतना कूल मैजिक यूज करते हो, तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगे। नेज आस्था को थैंक्स बोलता है। तभी नेज के पीठ में बड़ा सा लाइटनिंग ब्लेड घुस जाता है। आस्था और घोष को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। घोष के अंदर भी 2 लाइटनिंग ब्लेड्स घुस जाता है और उसको भी नहीं पता लगता कि ये कब और कैसे हुआ। बहुत तेज लाइट चमकती है और इमिनेंस मैजिक पावर घोष और सिस्टर टेरेसा को फील होती है। वो लाइटनिंग ब्लेड आस्था को भी लगने वाला होता है पर सिस्टर टेरेसा बीच में आ जाती है। आस्था देखते है कि ये वही इंसान है जो दुश्मनों के हेडक्वार्टर्स पे दिखा था और वो बोलता है तुमने मेरे साथी को चोट पहुंचाई, तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है मैं हूँ लीडर ऑफ द मिडनाइट सन ग्रुप, मुझे लीच बुलाओ। आस्था देखते है कि लीच के पास भी 4 लीफ क्लोवर ग्रेमर है, वैसे ही जैसे इनो के पास है। और हमेशा की तरह सिस्टर टेरेसा फिर से हीरो बनने चले पड़ती है और आस्था को बचाते हुए खुद इंजर्ड हो जाती है। तो अब क्या होता है, घोष सिस्टर टेरेसा को बोलता है आप ऐसे नहीं जा सकती, मेरे मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और मैं भी खुश नहीं हूँ। टेरेसा बेचारी बोलती है भाई बस बच्चों को बचा लेना, लड़ाई के मैदान में हमेशा कमजोर बड़ा ही बकरा बनता है और ये बच्चे तो बिल्कुल ही निर्दोष है। इसी वजह से मैं ये सब छोड़ के सिस्टर बन गई थी ताकि इनका ध्यान रख सकूं। तभी सीन में लीच की एंट्री होती है और उल्टा बोलता है ये क्या बकबस है, तुम सब पापी हो जन्म से। लीच तो ड्रामा में लग जाता है और रोती हुई सैली की याद में उलझने में पड़ जाता है। तब बल्टर्स को बोलता है सैली को वापस हेडक्वार्टर ले जाओ और बल्टर्स भी ड्रामा में इमोशनल होकर बोलता है मास्टर मुझे माफ कर दो, मुझे इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर लीच सोचता है ये लोग बड़ा चालू निकले और जो सिस्टर ने कहा वो गलत है, हमेशा कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर लोगों को ही लोग टारगेट करते हैं, जो दिखते हैं उन्हें ही मार डालते हैं और इसलिए हम क्लोवर किंगडम को भी माफ नहीं करेंगे। अब तो लीच का दिमाग फुल घूम गया और वो खुद एक नया किंगडम बनाने का ड्रीम लेके आगे बढ़ता है। तब आस्था बोलता है ओए ओए ये तो बकबस कर रहा है तू, तुम ही लोग तो सब कुछ स्टार्ट किया हो। लीच सुन के गुस्सा आके आस्था पर हमला कर देता है और बोलता है चुप रहे। आस्था शौक में है कि ये मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, अब क्या करूँ। लेकिन वो सोचता है शायद तलवार से शील्ड बनाकर बचा सकता है। जब लीच आस्था पर बैकएंडेड अटैक मारने वाला होता है तभी कैप्टन यामी ड्रामेटिक एंट्री मार के आस्था को बचा लेता है। आस्था बोलता है सर आप यहाँ क्या कर रही हो। यामी कहती है अरे बेस में सब फेल पड़ते हैं तो मुझे आना पड़ा और वैसे तुम्हें छुट्टी दी थी पर तुम फिर भी यह क्या कर रही हो, क्या चाहते हो तुम, परमानेंट छुट्टी दे दूं। तब आस्था अपने रोल समझता है और कैप्टन यामी को मिडनाइट सन लीडर लीच के बारे में बताता है। कैप्टन को तो लगा था कोई बड़ी चीज होगी लेकिन वो लीच के मैजिक पावर्स को लेकर ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। बल्टर्स काफी शौक में सोचता है ये क्या मजाक कर रहा है, इसका मैजिक पावर्स तो कुछ ज्यादा ही है। तब लीच बोलता है मैं हमेशा से डार्क मैजिक का अगेंस्ट लड़ना चाहता था तो इसको मैं ही संभालूंगा। और फिंडल आस्था से पूछता है क्या तू लड़ने को रेडी है। आस्था बोलता है हाँ और फिर बोलता है कैप्टन यामी को एक्शन में देखने का ये पहला मौका है तो आज तो मैं रिलैक्स नहीं करने वाला। घोष फिंडल को बोलता है सिस्टर को यहाँ से ले जा और ध्यान रहे वापस आना है। लेकिन फिंडल तो फुल नर्वस है कि कैप्टन को उसका प्लान्स के बारे में कुछ पता तो नहीं है। और फिर जैसे लीच फिंडल पे हमला करता है कैप्टन यामी फिर से एंटी मार के उसको अटैक को रोक देता है। लीच के शौक से उसके दिमाग की दही बन जाता है और आस्था पूछता है आखिर आपने उसका हमला कैसे रोका। कैप्टन यामी कहता है अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बस देख और सीख ले। लीच का पेशेंट टूट जाता है और कैप्टन यामी पर सीधा हमला कर देता है लेकिन हमारा कैप्टन यामी मजे में तलवार से उसका हमला को एक एक करके काट देता है। लीच के दिमाग में कॉन्फिडेंस पार्टी चल रही होती है और सोचता है ये यामी कौन सा जादूगर है जो मैजिक यूज कर रहा है जिससे मेरी लाइट मैजिक को भी काट रख के दिया। तभी लीच फिर से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है और यामी बोलता है लगता है मैंने तुझे पहले कहीं देखा है, याद आ रहा है किसी को लाइट मैजिक यूज करते हुए देखा था। तो लीच कैप्टन यामी को अपनी ट्रैजिक बैक स्टोरी सुनाता है। बोले तो एक ऐसा विलेज की कहानी जहाँ लोग गॉड लेवल मैजिक के साथ रहते थे पर बाहर वाले लोग उनके पावर से डरने लगा और धोखे से उन्हें मारकर उनका मैजिक लूट लिया। कैप्टन यामी तो फुल अनइंटरेस्टेड बोलता है बस इतना ही है, मेरे पास भी एक एपिक कहानी है। एक बंदा था जो मछलियों के दीवाना था और एक दिन इतनी दूर निकल गया कि किसी और देश में पहुंच गया। बाकी लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और इसने सबको धूल चटा के अपना बॉस बना लिया। कैसे लगे स्टोरी। बल्टर्स के ब्लड बॉयल हो गया और गुस्से में बोला तू हमारा मास्टर का मजाक उड़ा रहा है क्या। कैप्टन यामी बल्टर्स का अच्छा खासा मजाक उड़ा देता है और लीच को और भड़का देता है। लीच भी फुल पावर से कैप्टन यामी पे वापस अटैक कर देता है। इस फाइट में कैप्टन यामी भी चोट खा लेता है
है और लीच प्राउडली बोलता है कि उसने वर्मिलियन पे अटैक किया था और फुल प्लानिंग के साथ ट्रैप में फंसाया। कैप्टन यामी भी बिना किसी झिझक के लीच के अटैक का जवाब दिया और इसके साथ इक्वल टक्कर में आ गया। इतनी भयंकर फाइट के बाद भी दोनों एक दूसरे को छूने में फेल हो रहे थे। कैप्टन यामी अपने मैजिक यूज करके लीच को फाइनली एक अच्छा हिट देता है और ये सब देखकर आस्था फुल एक्साइटेड हो जाता है। तब कैप्टन यामी उसे समझाता है, बिना प्लानिंग और ट्रैप के कूद मत, सीधे सामने से बढ़कर मुझे तुझे असली मैजिक नाइट कैप्टन का लेवल अभी दिखाता हूँ। कैप्टन यामी फिर आस्था से कहता है, ये सब देख रहे हैं ना, तेरी बारी आ रही है, और आस्था फुल शॉक मूड में चला जाता है। बल्टर्स भी सोचता है, ये ब्लैक बुल्स का कैप्टन हमारे मास्टर के अटैक को रोक रहा है क्या? इसका पावर विजार्ड किंग के बराबर है। लेकिन लीच भी कम नहीं है, अपने मैजिक से तुरंत रिकवर कर लेता है। ये देख के आस्था शॉक हो जाता है, अरे भाई रिकवर मैजिक भी यूज कर सकता है। कैप्टन यामी बोलता है, मैजिक यूजर में ये कॉमन है, पर अटैक और हीलिंग स्पेल एक साथ यूज करना रेयर है। फिर आस्था थोड़ा हेजिटेट टोन में बोलता है, पर मेरे पास तो मैजिक ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? कैप्टन यामी बोलता है, मैं तेरे को सिर्फ लाइट अटैक ब्लॉक करने को बोल रहा हूँ जो तू देख नहीं सकता। उसे अपने इंसिस्ट ब्लॉक करने का ट्राई कर। यामी इसको एक यूनिक टेक्निक की के बारे में समझाता है जो उनके होम टाउन में फेमस है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान के ब्रीदिंग से लेकर उसकी स्मेल, उसकी मसल के मूवमेंट और उसके अंदर की एनर्जी तक को फील करके अटैक को प्रेडिकेट कर सकता है। बल्टर्स से ये सब देख कर सोचता है, ये फाइट के बीच में स्टोरीज और ज्ञान दे रही है, क्या मजाक है भाई। लीच भी चौंका हुआ है और बल्टर्स को आस्था पे अटैक करने भेज देता है। लेकिन कैप्टन यामी तो है ही प्रो, बल्टर्स को रोक लेते हैं और आस्था को समझाता है कि अगर तू सच में विजार्ड किंग बनना चाहता है तो अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। तो आस्था फुल डिटर्मिनेशन के साथ खुद को रेडी करता है, सोचता है कि कैसे भी करके कंसंट्रेट करना है। जैसे बल्टर्स उस पे अटैक करता है, आस्था को उसके आने का एहसास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका अटैक ब्लॉक नहीं कर सकता। कैप्टन यामी से एक थप्पड़ मिलते ही समझ आ जाता है कि सिर्फ कर्ल लगाने से उसको कुछ नहीं होगा, अपने सारे सेंसेस यूज करना पड़ेगा। यामी उसको समझाता है, इस बार सही से कर वरना मैं तुझे मार डालूंगा। आस्था फिर से फोकस करता है और बल्टर्स के अटैक को डिटेक्ट करके उसी पर वापस रिप्लिकेट कर देता है, जिस पर वो खुद भी थोड़ा प्राउड फील करता है। यामी हंसी में कहता है, अरे तू सच में कर गया, बड़ा अजीब है। इस बल्टर्स को ये हालत देख गुस्से में आ जाता है और कहता है, बहुत हो गया, अब मैं अपने मैजिक का चाकू की तरह यूज करूंगा, देखते तुम लोग कैसे बचते हो। फिर लीच अपने मैजिक अनलीश करता है और बाहर की सारी चीजें तोड़ने लगती है। एक बड़ा टुकड़ा आस्था यामी के ऊपर गिरने लगता है और लीच बोलता है, इस इतनी सी पावर से संभल नहीं पाए, तुम सब कुछ ज्यादा ही वीक हो। बल्टर्स भी इंप्रेस होकर कहता है, सर आपकी पावर तो सच में गॉड जैसा है। लीच आस्था यामी पर फिर से डिब्बी से बाहर आ जाते हैं और यामी आस्था को इनकरेज करता है, अगर तू अपनी की यूज करता रहा तो एक दिन नेचर की मैजिक को भी फील कर पाएगा। फिर वो फुल एक्साइटमेंट में बोलता है, चल इन दोनों को खत्म करते हैं। आस्था फुल एक्साइटेड होकर लीच को चैलेंज कर देता है, पर यामी उसको एक लात मार के समझाता है, वो मेरा शिकार है, तू अपने साइज का ओपोनेंट पकड़ ले। फिर यामी और लीच की भयंकर टक्कर शुरू होती है और दोनों फुल पावर में आपस में टक्कर दे रहे होते हैं। लीच यामी के डार्क मैजिक को एब्जॉर्ब होते देख के सोचता है, मुझे लगा था कि इसका डार्क मैजिक मेरे मैजिक एब्जॉर्ब कर रहा है। लीच कैप्टन यामी से पूछता है, अगर तुम अपने देश पर अटैक क्यों कर रही हो? लेकिन यामी भी स्मार्टली जवाब देकर उसे कॉन्फ्यूज कर देता है और दोनों फिर से इंटेंस लड़ाई शुरू कर देता है। आस्था ये सब देख के सोचता है, क्या यही कैप्टन की असली पावर? मेरे पास तो मैजिक भी नहीं है, लेकिन अगर मैं हार्ड ट्रेन करूँ तो क्या मैं भी कभी इनको हरा सकता हूँ? बल्टर्स भी शॉक्ड है, ये तो हमारा मास्टर लीच को भी टक्कर दे रही है। ऐसे में बल्टर्स आस्था पर हमले करने का मौका ढूंढता है, लेकिन यामी उसको ध्यान वापस लेते हैं और कह देता है, मैं तुझे वो ओपोनेंट संभालने को कहा है और मैं तुझे कभी वो काम नहीं दूंगा जो तू नहीं कर सकता, तो अपने तरीके से लड़ना शुरू कर। अवस्था रेडी है अपने धमाकेदार मूव दिखाने के लिए और फुल फोकस के साथ फाइट में उतरता है। आस्था खुद में सोचता है, एक दिन तो मैं विजार्ड किंग बन के रहूंगा, और बल्टर्स की तरफ आगे बढ़ता है कॉन्फिडेंट की इस बार वो बल्टर्स को हरा कर ही रहेगा। बल्टर्स उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, पिछले बार तो बच गया तू मेरे अटैक से, लेकिन अब तू मेरे ये अटैक नहीं रोक पाएगा। लेकिन जैसे बल्टर्स अटैक करता है, आस्था फिर से उसके हमले से बच जाता है। बल्टर्स गुस्से में बोलता है, मैं तो पूरा दिन ये कर सकता हूँ, और वो लगातार आस्था पर हमला करने लगता है। आस्था समझ जाता है कि इस तरह तो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो अपने आप को थोड़ा शांत करने और फोकस करने का फैसला लेता है। वो अपने दोनों तलवारें छोड़ के कंसंट्रेट करने लगता है। जैसे बल्टर्स अपने पोर्टल खोल के आस्था पर हमला करने लगता है, आस्था चालाकी से उसके पोर्टल से घुस के एक जोर का मुक्का बल्टर्स को मार देता है। यामी कैप्टन को ये देखकर हंसी आ जाती है। इसी बीच लीच कैप्टन यामी पर हमला कर देता है, लेकिन यामी उसके मैजिक को एब्जॉर्ब करके उसका अटैक न्यूट्रलाइज कर देता है। लीच यामी के डार्क मैजिक से इंप्रेस होकर कहता है, तेरा डार्क मैजिक तो सच में कमाल का है, ये मेरे लाइट मैजिक का नेचुरल एनिमी है। कैप्टन यामी हंस के जवाब देता है, हाँ सही पहचाना, लेकिन मुझे लगता है तू अब तक रिकवर कर चुका होता। लीच गुस्से से कहता है कि उसके पास अब वक्त नहीं है और उसके सबसे पावरफुल स्पेल कास्ट करने का वार्निंग देता है, जिससे कोई बच नहीं सकता। लीच अपने फाइनल अटैक कास्ट करने की तैयारी में होता है, लेकिन तभी फिंडल सभी को विलेज में वापस भेजने में मदद करता है, जहाँ सिस्टर टेरेसा को हिल किया जा रहा होता है। घोष अपने प्यारे लोगों को बचाने के लिए डिटरमाइंड है। सिस्टर टेरेसा उसे कहती है कि वो उनके साथ दे और उसे कुछ इंकरेजमेंट देती है। फिंडल को भी घोष के साथ वापस लौट के रिक्वेस्ट करता है। जैसे लीच अपने हमला करने लगता है, कैप्टन यामी और आस्था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बनाता है। उसके बाद घोष और फिंडल भी सीन पर आ जाता है। जैसे लीच अटैक करता है, घोष अपने मैजिक का यूज करके लीच के हमले को उसी पर रेप्लिकेट कर देता है। लीच अपने अटैक से जख्मी होकर गिर पड़ता है और दूसरी
दूसरी तरफ कुछ लोग जो जैली को ध्यान रख रहे होते, ये सब देखकर सोचने लगता है कि अब उनका वक्त आ गया अपने काम करने का।